हम्म, चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी। सीजीटी फॉर इंडिविजुअल। पेपर में ना ऐसा हुआ नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। आमतौर पे नॉर्मली जनरली एक एमटीक्यू जो कि कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है, ये यूजुअल है, फिक्स नहीं है। ये पास्ट प्रैक्टिस है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये ना हो तो ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। तो सर अगर मैंने पेपर दिया और मेरे पास एमटीक्यू जो है वो सीजीटी से नहीं आया, तो क्या मुझे सीजीटी नहीं आएगा? तो जरा गौर से सुन लेना कि जिनका सवाल होगा कि एक स्टूडेंट थी, उनको एमटीक्यू में सीजीटी नहीं आया, और सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं? 15। 15 में से 10 या 11 सवाल सीजीटी से थे। ठीक है, सीजीटी पेपर में ना हो ऐसा आज तक हुआ नहीं, ना कभी इंशाल्लाह होगा। सीजीटी के 5 चैप्टर हैं, कितने हैं? 5। और ये इंडिविजुअल जितना ही लेंदी टॉपिक है, ये 5 चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा है कि खत्म करना पड़ता है, ये खत्म होता नहीं है। ये सीआरक्यू में नहीं आएगा, फुल 15 मार्क का सीआरक्यू इससे नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हमारी पहली क्लास में आपको हमने क्या बताया था, इंडिविजुअल से आएगा, कॉर्पोरेशन से आएगा, या प्लानिंग से आएगा। प्लानिंग में सीजीटी इनहेरिटेंस थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फुल फ्लैट 15 मार्क का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन कभी भी सीजीटी से नहीं आ सकता। सीजीटी या तो सेक्शन ए में मिलेगा या सेक्शन बी में मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल में 2-4 मार्क्स का सीजीटी आ जाए, जैसे कि हमने कुछ पास पेपर पहले किए थे जिसके अंदर बी रिक्वायरमेंट 3-4 मार्क्स की होती थी, कैलकुलेट सीजीटी, तो हमने वो छोड़ दी थी। अब हम उसको कर पाएंगे जब हम ये पढ़ लेंगे। सीजीटी क्या है? ये टैक्स है कैपिटल इनकम पे। सीजीटी इज अ टैक्स ऑन कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम किसको बोलते हैं? टैक्स ऑन कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम क्या होता है भाई? या तो आपने डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, क्या किया है? डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। या फिर आपने किया है डिस्पोजल ऑफ शेयर, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। आपने नॉन करंट एसेट बेचे हैं, ऑनलाइन वालों बता रही ना, आपने नॉन करंट एसेट बेचे हैं, या आपने आपने नॉन करंट एसेट बेचे हैं, या आपने शेयर्स या सिक्योरिटीज बेची हैं, तो उस पे सीजीटी लगता है। खला, ये पहला पॉइंट मैंने बताया है इस टॉपिक का, ये सीजीटी किस पे लगता है? नॉन करंट एसेट और शेयर्स के डिस्पोजल पे। ये शॉर्ट अभी बताया है, यहाँ तक मसला। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद करो। ये आपके सामने अब हैंड आउट नजर आ रहा है, सबको आ रहा है? ऑनलाइन वाला स्पेशली हैंड आउट शो है। इसके अंदर ये इतना सारा गोला गंडा बना हुआ है, लाल, हरा, पर्पल, ब्लू। सिर्फ ब्लू बॉक्स याद करना है। क्या याद करना है? ब्लू बॉक्स में वो आइटम्स लिखी हुई हैं जिसपे सीजीटी अप्लाई नहीं होता। क्या? एग्जाम्प्ट। ये वो चीजें हैं जिसपे सीजीटी अप्लाई, तो इसके अलावा कुछ भी होगा तो उस पे वल्लाही सीजीटी गोना अप्लाई। अब इसको समराइज कर देता हूं मैं। CAR, कार। कार पे सीजीटी नहीं होता। क्या बोला मैंने? कार या मोटर व्हीकल पे सीजीटी वैन पे होता है, लॉरी पे होता है, ट्रक पे होता है, मोटर बाइक पे होता है, सिर्फ किस पे नहीं होता? CAR, कार, जिसको मोटर व्हीकल बोलते हैं, बस। कार पे सीजीटी, कोई भी करंट एसेट हो, क्या हो? करंट एसेट पे सीजीटी नको। करंट एसेट पे सीजीटी नहीं होता। क्या बोला मैंने? करंट एसेट पे सीजीटी नहीं होता। जिसको ये ब्लू बॉक्स याद नहीं होगा वो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पेपर में गलती करके आएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो मिक्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स डाल देगा, और उसमें एग्जाम वाले भी होंगे और टैक्सेबल वाले भी होंगे। वर्किंग किस पे करनी है? सिर्फ। और एग्जाम वाले का जीरो। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले गाड़ी पे सीजीटी, फिर है मेन रेजिडेंस। क्या लिखा हुआ है? मेन रेजिडेंस की स्पेलिंग क्या है? MAIN, रेजिडेंस, रहने की जगह, आपका इकलौता घर, जिसकी स्पेलिंग आती है एम से। किससे आती है? एम फॉर मेन, एम फॉर मैन रेजिडेंस। सर एक क्वेश्चन था किट में, कॉटेज बेचा, क्या बेचा? कॉटेज बेचा, और सर उसने वर्किंग की है, गलत किया है? सही तो किया है, वर्किंग करेगा। सर फ्लैट बेचा, वर्किंग की है, सही तो किया है, करेगा। सर हाउस बेचा, वर्किंग की है, करेगा। सर मेन रेजिडेंस बेचा, वर्किंग नहीं करेगा। यानी सर ये यूं नहीं है कि हाउस भी तो घर ही होता है। तो मैं इतना एम्फेसिस करके क्यों बोल रहा हूँ एम फॉर मेन? ये वर्ड लिखे हुए होंगे तो उस घर पे काम नहीं करना। सिर्फ कॉटेज लिखा हो, सिर्फ फ्लैट लिखा हो, सिर्फ हाउस लिखा हो, इज टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल नहीं है मैक्सी? मेन रेजिडेंस बताएगा, खुद से होशियारी नहीं। मेन, मेन, बस मेन, मैंने फोकस भी मेन पे किया है, मेन रेजिडेंस, मेन होम। यहाँ तो कोई तकलीफ? ऑनलाइन वालियों और वालों की तकलीफ। फिर मैंने बोला करंट एसेट पे नहीं होता, मैं करंट एसेट को टिक लगाता हूँ। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, बेचो, कोई सीजीटी नहीं है। प्राइस बॉन्ड भी एक करंट एसेट होते हैं नॉर्मली, तो प्राइस बॉन्ड पे भी सीजीटी, उस पर इनकम टैक्स भी नहीं और सीजीटी भी। फॉरेन करेंसी पे भी सीजीटी।
नहीं है, आपके रिसीवेबल्स पे भी सीजीटी नहीं है, क्योंकि रिसीवेबल कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। कैश भी कौन सा एसेट होता है, तो करंट एसेट पे भी सीजीटी नहीं होता है। गाड़ी पे नहीं है, मेन रेजिडेंस पे नहीं है, करंट एसेट पे। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसपे नहीं है। अब मैं कुछ आपको कॉमन बातें बताता हूँ। आइजा बाजी याद है, आइजा पे इनकम टैक्स था, आइजा पे इनकम इनकम टैक्स था कि एग्जाम थी, कुछ हुए क्या हो गया, आइजा टोटली एग्जाम थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, इनकम तो एग्जाम ही होती है ना। आइजा और सेविंग सर्टिफिकेट्स ये दोनों, और प्राइस बॉन्ड भी, ये तीनों इनकम टैक्स में भी एग्जाम और सीजीटी पे भी एग्जाम। एक चीज है गड़बड़ वाली, ये है गिल्ड्स। गिल्ड्स पे इनकम टैक्स लगेगा। बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या अपना चलाते हैं, सर आपने गिल्ड्स एग्जाम बताया था ना, तो मेरे पास क्वेश्चन आया था इनकम टैक्स निकालने का, मैंने जीरो लिख दिया है। ओहो बेटा, गिल्ड्स मैंने अलग से पढ़ाया था, गिल्ड्स पे इनकम टैक्स होता है, गिल्ड्स पे सीजीटी नहीं होता है। गिल्ड्स पे इनकम टैक्स होता, मगर हाउएवर गिल्ड्स पे सीजीटी नहीं होता। फिर कोई डेकोरेशन, आप आपने जंग लड़ी, दूसरी जंग अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके दादा शहीद हुए, परदादा सॉरी, परदादा जो है वो क्या हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए। उनको आफ्टर डेथ जो है वो क्या मिला, ब्रेवरी अवार्ड मिला। उसके बाद दादा के पास वो आया, दादा ने उसको फ्रेम करके लगा के रखा और सबको बताते रहे मेरे अब्बू जंग में लड़े थे, ये वो ही। फिर आपके अब्बू के पास वो अवार्ड आया, फिर आपके अब्बू से वो अवार्ड आपके पास आया, और आप तो नहीं आजकल के बच्चे, आपने बेच दिया। कुछ पैसा आ जाएगा, गोल्ड प्लेटेड था, कुछ बेच के पैसा आ जाएगा, ये रख के क्या करेंगे, बेचो पैसा अंदर। आपने ब्रेवरी अवार्ड क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा चलो हमने ही दिया था, ये बेच रहा है, इसको टैक्स माफ कर देते हैं। तो ये एसेट आपने बेचा तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारा उमेश जा रहा था धूम मचा ले धूम, घूम घूम, बाइक पे बाइक उड़ा रहा था, बाइक चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था। 180 किलोमीटर की स्पीड पे जिद्दा टू मक्का हाईवे पे जो है वो बाइक उड़ा रहा था, जा रहा था। बस एक हल्का सा कट आया, दो तीन हड्डियां छोड़ के सब टूट गई, लेकिन भाई जिंदा हैं। अल्लाह अल्लाह, भाई क्या हैं, लेकिन इंश्योर्ड थे भाई। जोजिया मोहतरमा ने इंश्योरेंस करवा के बाइक चलाने की इजाजत दी थी। तो अब लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, पूरी बॉडी पे पट्टियां हुई हुई हैं, मूवी का सीन चल रहा है। अचानक से एक गोरा आया, सर दिस इज योर चेक। और वो चेक किस काम का था, क्यों था, लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती इस तरह से, इंजरी वगैरह का आपको क्या मिला, कुछ मिला। फिर हड्डियां सेट हुई, फिर इसको लेके ये घूमने चला गया चेक के पैसे को लेके, ठीक है। तो इंजरी वगैरह से जो पैसा मिलता है उस पर भी कोई टैक्स पीजीटी नहीं होता है। जोजा मोहतरमा ने जहर खिला के मार दिया, और उनको क्या मिला, कंपनसेशन मिला, क्योंकि बंदा लाइफ इंश्योर्ड था। तो वो इंश्योरेंस का पैसा जो उनको मिला उस पर भी कोई सीजीटी नहीं लगेगा। फिर मैक्स ने जो है वो अंकल का पोर्ट्रेट बनाया, यानी कौन चल रहा है आजकल, किंग का क्या नाम है, चार्ल्स शो, चार्ल्स का टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके एक जो है वो क्या बनाया, आर्ट बनाया। उसमें ये चार्ल्स और नेशनल और ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा जो है वो पेट्रोइज्म और ये वो नेशनल वर्क ऑफ आर्ट करके ये इसने बनाया, और उसको बेचा, उस पर भी कोई सीजीटी लगेगा नहीं, क्योंकि तूने मुल्क की सेवा की है, मुल्क के लिए किया है बाबा। और फिर सब हो गया है, आप अकेले आए थे, अकेले इस दुनिया से जाओगे। आपका पर्स, आपका वॉलेट, आपका मोबाइल, आपकी पेन, आपका पर्स, आपकी घड़ी, आपका लैपटॉप, सब यहीं रह जाएगा। और बच्चे लड़ रहे होंगे, बाबा का मोबाइल मेरा है, तो घर मेरा है, तो गोल्ड मेरा है। तो एक बच्चा आएगा, वो बोलेगा बाबा के बिटकॉइन भी है, तो उसका पासवर्ड किसका है, तब माँ बोलेंगी वो तो मेरा शोर था, पासवर्ड तो नहीं बताऊंगी, वो तो मेरा है। अल्लाह अल्लाह, तो मैं भी सोच रहा होगा, ये लेटा हुआ है सोच रहा है, मर गया वन आउट के सबको लगा था कि मेरे को तो पहले फारिग करो, मेवाशा छोड़ के दो, बाद में लड़ लेना। अल्लाह अकबर, मेवाशा इज अ ग्रेव यार्ड, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहर के, उनको क्या पता कि व्हाट इज मेवाशा, मेवाशा बोलते रहते हैं। जैसा ग्रेव यार्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्रेव यार्ड जो कि कराची में है। तो फिर बच्चों ने सुन लिया कि अंदर ही अंदर आवाज आ रही है, तो बोला पहले छोड़ के आते हैं फिर करते हैं। तो ये जो लड़ झगड़ के होता है ना, इसको डेथ स्टेट बोलते हैं। ये हम आईएसटी का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो जो डेथ स्टेट है उस पर भी कोई सीजीटी नहीं है, क्योंकि उस पर आईएसटी है, वो हमने पढ़ना है। सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट रह गया, चेटल्स। चेटल्स मूवेबल एसेट्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मूवेबल एसेट्स। आपने वो देखा है, मिस्टर बीन देखा है, मिस्टर बीन का एक मूवी था म्यूजियम वाला, जिसमें एक पेंटिंग थी, और वो पेंटिंग उससे खराब हो गई थी, याद है। पेंटिंग इज अ नॉन करंट एसेट, इट वाज एन एंटीक, मूवेबल थी ना। ये होता है, इस तरह के एसेट्स को बोलते हैं चेटल्स। जैसे कि एंटीक वास, वास सही है, और अपना पेंटिंग, एंटीक्स, जितने भी एंटीक्स हैं वो सब चेटल्स में आ जाते हैं। और भी लिस्ट है, हम पढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों, दोनों क्या बोला, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस बोथ बिलो 6,000 हो, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। उस पर सीजीटी की वर्किंग, यानी सीजीटी ने जैसे पर्सनल हाउस है ना, ऐसे यहाँ पे भी एक लिमिट है कि अगर 6,000, लेकिन एक चीज नहीं है, दोनों कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों 6,000 से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, सर। अगर दोनों ज्यादा हो तो मैं समझ गया कि ये टैक्सेबल है, लेकिन सर
कॉस्ट ज्यादा सेलिंग प्राइस कम या सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट कम हो तो क्या होगा? तो बेटा मैंने क्या बोला है, जब दोनों कम हो तो एग्जाम्प्ट है, एक ऊपर एक नीचे टैक्सेबल, दोनों ऊपर टैक्सेबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये ब्लू बॉक्स कल से पहले याद हो जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास से पहले ये ब्लू बॉक्स क्या हो जाना चाहिए? हिफ्स, क्या हो जाना चाहिए? हिफ्स। यू मस्ट मेमोराइज दैट ब्लू बॉक्स। इसमें जो है उस पे सीजीटी की वर्किंग, जो इसमें नहीं है उस पे करेंगे, जो इसमें नहीं है उस पे करेंगे। और इस पेज पे जो हैंडआउट का पेज नंबर 3 था उसमें सिर्फ ये ब्लू बॉक्स है, उसमें सिर्फ ये ब्लू बॉक्स है जिसको आपको क्या करना है, याद। बाकी किसी भी बॉक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और बताएंगे, एक बंदा होता है यूके रेजिडेंट और एक होता है नॉन यूके रेजिडेंट। जिन्होंने देख पढ़ लिया यूके रेजिडेंट वो तो ओके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो। जो यूके रेजिडेंट होता है वो अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर यूके में टैक्स देता है, और जो नॉन यूके रेजिडेंट होता है वो सिर्फ यूके की इनकम पे यूके में टैक्स देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल नाफे है, assume he is a UK resident, he is a UK resident। अब्दुल नाफे कौन है? अब ये पाकिस्तान में कोई एसेट बेचा, इसने कहाँ बेचा? तो इस पे सीजीटी यूके में देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। लंदन में एक एसेट बेचा और कराची में भी एक एसेट बेच दिया, इसको इसको दोनों एसेट पे यूके में टैक्स देना है। लेकिन एक बंदा है जैन, ये यूके रेजिडेंट नहीं है, यूके रेजिडेंट, इसने पाकिस्तान में एक एसेट बेचा और एक लंदन में एसेट बेचा। यूके रेजिडेंट नहीं है लेकिन यूके तो गया था ना, थोड़े दिन जाके 16 दिन से पहले आ गया, तो फिर लंदन वाले एसेट पे तो इसको यूके में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो एसेट इसने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में बेचा होगा उस पे इसको यूके में टैक्स देना। तो यूके यानी सीजीटी का भी यही रूल है, जो यूके रेजिडेंट होगा वर्ल्ड वाइड एसेट के ऊपर यूके में टैक्स देगा, और जो नॉन यूके रेजिडेंट होगा वो सिर्फ यूके के डिस्पोजल्स के ऊपर यूके में टैक्स देगा। ये तो इस चैप्टर की थ्योरी थी। अब इसका फॉर्मेट बना रहा हूं, इसका फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट स्टार्ट्स विद डिस्पोजल प्रोसीड्स व्हिच इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। डिस्पोजल प्रोसीड ऑनलाइन वालों जागो, डिस्पोजल प्रोसीड मींस सेलिंग प्राइस, माइनस होगा इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल। सर ये क्या है बेमा, ये क्या है? कभी एनआरवी निकाली है जिंदगी में? कैसे निकालते थे एनआरवी? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एनआरवी। IS2 में फार्मूला होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और एनआरवी का फार्मूला होता है फेयर वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और ये जो इंसिडेंटल कॉस्ट है ना, ये टैक्स की जबान है, आसान भाषा में बेचने के लिए जरूरी खर्चों को बोलते हैं। आसान भाषा में क्या बोलता है? बेचने के लिए जरूरी खर्चे। ये क्या क्या हो सकते हैं? एसेट बेचने के लिए जरूरी खर्चे क्या क्या हो सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? एसेट बेचने के लिए जरूरी खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे ही बताओ ना। ओए हो ऐड लगाने की फीस, और ऑनलाइन वाला आपको बताने की इजाजत है बेटा, बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट से एनीथिंग। बेचने के लिए जरूरी खर्चे सर ये हो सकते हैं वैल्यूएशन की फीस, एडवर्टाइजमेंट की फीस, लीगल फीस, या ऑप्शन करवाया, ब्रोकरेज करवाया, एजेंट लिया, ये इंसिडेंटल कॉस्ट हो सकती है। बेचने के लिए जरूरी खर्चे, ये जो आंसर आएगा इसको बोलेंगे नेट सेल प्रोसीड, आसान भाषा में एनआरवी। लेकिन हम एनआरवी लिख सकते नहीं है। इसमें 3 चीजें माइनस होंगी। कितनी चीजें माइनस होंगी? चौथी चीज याद नहीं हुई है, याद अल्लाह का वास्ता नहीं करके आना। एक है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, कितने का लिया था। दूसरा है इस पे होने वाला इंप्रूवमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एक से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंस है तो सब ले लेना, जितने कैपिटल एक्सपेंस तो सारे ले लेना। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि टैक्स ईयर से पहले वाला लेना है ना, ये लेना है ना, बस कैपिटल एक्सपेंस नजर आए पकड़ के ले लेना। ये हम एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी एम्प्लॉयमेंट इनकम, अकोमोडेशन बेनिफिट नहीं पढ़ रहे हैं कि टैक्स ईयर से पहले वाला लेना ना। कोई भी इंप्रूवमेंट नजर आए उसको बोलना बेटा आ जाओ माइनस हो जाओ। एक से ज्यादा हो तो सबको मर्ज करके एक साथ ही माइनस कर देना या अलग अलग कर लेना भाई, कोई मुश्किल। एक होता है बेचने के समय होने वाले खर्चे। अज्यूम करो आप घर बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको लीगल फीस देनी पड़ेगी ना। लीगल फीस मतलब घर बेचते हैं तो ट्रांसफर करवाते हैं ना, और आपने ब्रोकर हायर किया होगा तो ब्रोकर को भी क्या देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। ये बेचने के लिए जरूरी खर्चे हैं। लेकिन जो खरीद रहा होगा वो भी तो ब्रोकर को पैसे देगा, वो भी तो अपने नाम ट्रांसफर कराएगा तो ट्रांसफर की फीस देगा। तो इंसिडेंटल कॉस्ट एक तो बेचने के टाइम होती है और एक एक खरीदने के टाइम होती है। दोनों आपको पेपर में बताई जाएगी, दोनों आपको पेपर में बताई जाएगी। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट, द परचेज प्राइस मैन, ओ माय गॉड। और ये आएगा आपके पास चार्जेबल गेन, सीजी। फुल फॉर्म लिखना चाहते हो लिख लो, चार्जेबल गेन। यहां तक बस इतना है। अभी ये पॉजिटिव आया है तो इसको क्या बोला हमने, चार्जेबल गेन। लेकिन इत्तेफाक होगा कि ये कभी कभी माइनस में भी आएगा और ये माइनस में लिखा जाएगा, और इसको लिखेंगे अलाउेबल लॉस। चार्जेबल गेन वाला अलाउेबल लॉस, ये फॉर्मेट है खलास। सर क्वेश्चन तो आएगा 10 मार्क वाला ना, दो 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 दो, तो 5-6 एसिड तो होंगे, तो हर एसिड के लिए अलग फॉर्मेट बनाना। एक फॉर्मेट में सबको खिचड़ी खिचड़ी नहीं बनाना। 5 एसिड होंगे तो कितने फॉर्मेट बनाएंगे? जैसे प्रॉपर्टी इनकम याद है, देखी नहीं होगी।
प्रॉपर्टी इनकम याद अगर हो, घर पे खोल के नहीं देखा हो अगर तो अलग बात है, लेकिन अगर याद हो तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, क्वेश्चंस करवाए हैं हर किसी को। एक ही में खिचड़ी बनाई थी, अलग रखा था, तो खिचड़ी हमें पसंद नहीं है, हम बिरयानी खाएंगे जिसमें हर दाना जो है वो दूसरे दाने से क्या होना चाहिए, अलग, वरना वो बिरयानी नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए एडवाइस है, हो जाए मोहतरमा जब आप लोगों की आएंगी तो उनको बिरयानी बनाने आती बाती होगी नहीं, तो आप उनको कहना कि मैं बिरयानी, आई डोंट लाइक बिरयानी, क्योंकि आप उस पर कीड़ा निकालोगे फिर आपका कुछ और हो जाएगा। तो बाहर जाके बिरयानी खाइए, घर पे बिरयानी सेट नहीं बनेगी। तो सब्र रखिएगा, और बाहर की बिरयानी, और रहमान की बिरयानी कराची, जबरदस्त बिरयानी। अभी यहाँ तक हमने फॉर्मेट बनाया, यहाँ तक कोई तकलीफ हुआ? जब चार्जेबल गेन आएगा तो इसमें सीजीटी देना पड़ेगा, लॉस आएगा तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमें पता है गेन पे क्या है टैक्स, लॉस पे क्या है रिलीफ। ये फॉर्मेट समझ आया? अब इस फॉर्मेट को तकरीबन, मैं, मेरी एक आदत है, मैं 60+ क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूँ सिर्फ सीजीटी टॉपिक के। कितने? ये हैंडआउट जो मेरा है इसमें 60 के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे आपको कराऊंगा, और आपने इसको दोबारा घर पे एक्सेल पे करना है, ठीक है? नहीं करोगे तो दिसंबर मार्च तक तो पास हो ही जाएगा, और कर लोगे तो जून में पास हो जाएगा, आगे मर्जी आपकी है। वो मेरी वो है ना कि दिसंबर, दुआ टाइम लगे ना, जो मेरी ना सुने तो उसको मैं पास होने की दुआ दूं, ऐसा तो नहीं चलेगा, ये डराता हूं मैं। अब ये फॉर्मेट आपके दिमाग में है, दिमाग में नहीं है तो कॉपी में है, फॉर्मेट को रख सामने, क्वेश्चन का नाम है सर जी, क्या नाम है, क्या नाम है? ओ सर जी, सुनो सर जी, क्या बेचा है? ओ माय गॉड, और क्या बेचा है? कितने एसेट, कितने फॉर्मेट? दो दो बनाएगा, कितना फॉर्मेट बनाएगा? दो दो, दो फॉर्मेट थे, कितने थे? दो थे। पहले वास का बना लिया, चलो भाई, सोल एंड वास फॉर कितना, कितने का बेचा? पेंटिंग कितने का बेचा? ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ऑक्शनल फीस और प्रोसीड, प्रोसीड मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग के टाइम ऑप्शन हुई होगी, और खरीदा कितने का था, कॉस्ट है ना ये, एक्वायर्ड मींस परचेज प्राइस। तवज्जो, फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? डिस्पोजल प्रोसीड इज 12,000, ऑनलाइन वालियों वालों तवज्जो, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल इज 1%, राइट, विच इज गोना बी 120। मेरा आंसर नेट सेल प्रोसीड कितना आया? 11,880। यहां तक कोई दुखी आत्मा है? ऑनलाइन में कोई दुखी है? बिल्कुल क्लास एंड पे ज्वाइन करने वाले दुखी? तो खैर, सही है। अब सुनो, हाँ ऐसा ही होगा। फिर आते हैं हम तीन चीजें माइनस करने पे, कॉस्ट लिखो, परचेज प्राइस लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट लिखो, एक ही बात है, कितने की है? अल्लाह अल्लाह, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन, जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंप्रूवमेंट किधर है? अब वहां में कड़ी इंप्रूवमेंट करेगा तू तो, हाँ। अल्लाह अल्लाह, सर 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 सर, लॉस हो गया, लॉस हो गया, आपकी जेब से हुआ है, लिख लो, अलाउेबल लॉस कम है डबल वन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो ये मैं फॉर्मेट खड़ा कर रहा हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मेट से आगे बढ़ूंगा मैं, इस फॉर्मेट में मैं चीजें डालूंगा, ये फॉर्मेट तमीज से सीखना है, ठीक है? अब क्या है, पेंटिंग है, बताओ लोगों, दुनिया वालों, मुझे पेंटिंग कितने की बेची? इंसिडेंटल कॉस्ट वाज 1%, एंड द आंसर इज, खरीदा कितने में था सही अदा? हाँ, 7,000, आए हाय सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। कितना? इसको क्या बोलेंगे, चार्जेबल। ये सैयद अदियान आज आया नहीं है, वरना अदियान की जबान में बोलते हैं कि बिटकॉइन में गेन हुआ तो इथीरियम में लॉस हो गया, ओवरऑल तो हम प्लस में ही रहे, यो। अदीन, सॉरी अदीन, अदियान का नाम भी कर, हाजा नुकसानुन, हाजा प्रॉफिटुन, तो नेट चार्जेबल गेन कम, हाउ मच? 11,680। यहां तक एनी दुख दर्द, एनी प्रॉब्लम प्लीज? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर? क्या बात? अब नेट चार्जेबल गेन आया, भट्टी साहब ने कहा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स, जब टैक्सेबल इनकम आती थी तो तुम हमें, सॉरी नेट इनकम आती थी तो तुम हमें क्या देते थे, क्या देते थे? पर्सनल अलाउंस, जिसको देख के खुशी होती थी कि टैक्स क्या होता था, इधर भी तो दो ना, क्या दो, इधर भी तो कोई पर्सनल अलाउंस दो ना। इसको भी टैक्स का पता नहीं था, तो इसको पता नहीं था कि यहाँ पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एनुअल एग्जामेशन, जो के है 3,000 पाउंड। कौन सा टैक्स चल रहा है बेटा? 24-25। पिछले साल जो टैक्स ईयर 23-24 था उसमें ये थी 6,000। गोरों को पैसे की भूख बढ़ गई है, इसलिए एग्जामेशन को नीचे कर दिया है। नाउ फॉर द टैक्स ईयर 24-25 जो कि मार्च
2026 तक के लिए वैलिड है, यानी ये रिकॉर्डिंग मार्च 2026 तक जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए वैलिड है। और कितनी एग्जामेशन है? 3 ना, ये 3 घटेगी ना बढ़ेगी। अल्लाह तेरा शुक्र, पर्सन ऑफ रिड्यूस हो जाता था, पर्सन ऑफ ट्रांसफर होता था, नहीं ये हो, ये 3 है, 3 रहेगी। इसको माइनस करने के बाद आंसर माइनस में आ सकता नहीं है। अगर सर ये 680 होता और 3000 की एग्जेम्पशन माइनस करते तो आंसर क्या आता? और कोई पिछले साल से कैपिटल लॉस अगर आएगा, कैसे आएगा थोड़ी देर बाद आप सीखेंगे, गिवन होगा। आपका टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? 24। पिछला कौन सा होगा? तो 23-24 का अगर कोई लॉस बता देगा तो उसको भी यहां से क्या करोगे? क्या इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। इसको एडजस्ट करके आपके पास आंसर आएगा जिसको आप कहेंगे टैक्सेबल गेन। और इस टैक्सेबल गेन कितना आ रहा है इसके इसमें? 8680 पाउंड के ऊपर आपको वर्किंग ऑफ टैक्स करेंगे, इस पे लगेगा परसेंटेज। इस पे क्या लगेगी? परसेंटेज लगेगी। और वो परसेंटेज आपको कौन बताएगा? हम बताएंगे। यहाँ तक साथ साथ कॉपी भी किया है, कोई मसला तो नहीं है। अब इस पे मार्गरेट ने क्या किया है? तवज्जो, बातें नहीं, तवज्जो, बहुत खतरनाक सवाल है। मार्गरेट ने विल्ला बेचा। और सर एग्जाम्प्ट, सर एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट, मार्गरेट की माँ की कसम एग्जाम्प्ट। पता चला उसकी माँ भी लुढ़क गई। बेटा जैन, दूसरा जैन, सही है। जब तक मेन रेजिडेंट, एम फॉर मेन रेजिडेंट लिख के ना दे, एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। तो विल्ला पे अपने काम करेंगे। विल्ला बेचा, पढ़ते हैं। सोल्ड विल्ला टू हर सिस्टर। अल्लाह अल्लाह, कितने में बेचा? मार्केट वैल्यू कितनी थी? ये बहनों का रिश्ता है, टू हर सिस्टर है। ओए, एक बहन ने अपनी बहन को लाख वाला विल्ला कितने में दिया? टैक्स ने बोला ये क्या चल रहा है, फॉर्मेट कहाँ से चलता है? लेकिन ये क्या हो रहा है? सेल एट अंडर वैल्यू हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? सेल एट अंडर वैल्यू मतलब तोहफा चल रहा है। ये खून के रिश्ते हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू से किस पे बिक रहा है? टैक्स ने बोला तुम सियाणे हो रहे हो, हमें चीटिंग करोगे। यानी तुम अगर 25,000 से शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना कम आएगा? इतना सा आएगा, छोटा सा आंसर आएगा, 75,000 तुम खा गए। उन्होंने कहा जब भी गिफ्ट होगा ना तो डिस्पोजल प्रोसीड से सवाल नहीं चलेगा, इंस्टेड द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम मार्केट वैल्यू। पहला रूल पढ़ लिया कि नॉर्मली, कसम खुदा की, जब सेल होती है हम डिस्पोजल प्रोसीड से चलते हैं, लेकिन जब मार्केट वैल्यू से सस्ते में सेल होती है जब भी हम रियल मार्केट वैल्यू से ही चलते हैं, असली सेलिंग प्राइस से चलते हैं। आपको लगता है आप सियाणे हो, गोरा आपसे ज्यादा सियाना है। तो कहां से चलना है बेटा? मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कहा था ना, वो मैंने फॉर्मेट बनाया है। अब मैं इसमें आपको रूल्स बताऊंगा। नॉर्मली क्या लेना है? डिस्पोजल प्रोसीड लेना है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू से सस्ते में बेचोगे तो इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड वी विल टेक द मार्केट वैल्यू। यो, आगे आगे पढ़ते हैं। मार्केट एक्वायर्ड द विला, खरीदा था 2008 में, कितने का? ये तो कॉस्ट है ना। हाँ, रुको रुको रुको। और पे क्या था एक्विजिशन के टाइम पे? क्या? लीगल फीस यानी इंसिडेंटल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ। तो ये इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल है कि इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज है? कितनी है? और कंजर्वेटरी, अब तो पता है ना क्या चीज होती है? पहले भी बताया था क्या? कमरा ऐड किया है, रूम बनवाया है, ऐसा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अकोमोडेशन बेनिफिट में वर्ड सिखाया था, क्वेश्चन का नाम था सेक्शन। अब याद आएगा। सर इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, नजर आ रही है? नजर आ रही है? नहीं आ रही है? तो नेट सेल प्रोसीड कितना हुआ? पूरा 1 लाख से 20, 500 और 10,000 माइनस करो तो क्या आया? यहां तक किसी को कोई दुख है? कोई दुखी है? सर इसमें अभी हम एनुअल एग्जामिशन माइनस करेंगे ना। तो मैं कहूंगा बेटा रिक्वायरमेंट क्या है? तू ज्यादा होशियार बन जा, कर ले होशियारी। बॉक्स में ये लिखना है। अब 3,000 माइनस करके निकालो और लिख दो, सब आने के बावजूद क्या मिलेगा दो में से? तो रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के सवाल सॉल्व करने का। एनुअल एग्जामिशन माइनस करके जो आंसर आता है उसका नाम चार्जेबल गेन नहीं है, उसका नाम है टैक्सेबल गेन। इसने आपसे क्या पूछा था जो कि एनुअल एग्जामिशन से पहले है? यहां तक कोई तकलीफ है? तो इज इट गिफ्ट? इट्स नॉट गिफ्ट। so the rule is we will take the market value at the time of gift। जब गिफ्ट नहीं होगा तो we will take the selling price। यो, मैंने कभी हायर ऑफ या लोअर ऑफ बोला नहीं ना। हाँ, हमारी आंखें बताती हैं। हाँ जी, हाँ बताओ मुझे, लाख की चीज 70,000 रुपये होगी अगर ओवर वैल्यू सेलिंग प्राइस होगी ना। हमने हमेशा सेलिंग प्राइस लेनी है, हमने हमेशा सेलिंग प्राइस लेनी है, लेकिन तो मार्केट वैल्यू लेना है। सर अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख है और सेलिंग प्राइस 1,20,000 है तो सेलिंग प्राइस ले लेना भाई। ठीक है बेटा। अच्छा, इस पे जब परसेंटेज वगैरह लगेंगी तो ठीक है, 18 और 24 लगेगा, लेकिन हम आगे जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? एग्जामिनर ने बोला चार्जेबल गेन निकाल, हमने बोला ओके मरहबा खलास। यहाँ तो कोई तकलीफ?
अभी तक कितना आसान लग रहा है ना। आते हैं अब, अभी बताते हैं। इस कैंपस का मसला ये 9 बजे बंद हो जाता है। चलो, अब है पुत्री। पुत्री मतलब बेटी, हिंदी में पुत्री, उर्दू में बेटी। हॉलीडे कॉटेज, हॉलीडे कॉटेज। सही है, समझो। अब इसने बेचा क्या? हॉलीडे कॉटेज। एग्जाम ना, नहीं वर्किंग होगी आगे। कब बेचा? बट टेक्सटाइल में बेचा, ये काफी था, बहुत है। कितने का लिया था? कब लिया था? वी डोंट केयर। एक्सटेंशन मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने का हुआ है? रिस्टेट एजेंट, वकील। सॉलिसिटर इज अ लॉयर। अंग्रेजों, सॉलिसिटर मतलब कानूनी। परचेज के समय कितनी? 23। और सेल के समय कितनी? सर इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ है। ये एक चीज कंप्लीट हुई कि इसने घर बेचा, और आगे इसने अपनी दादी माँ की अंगूठी बेची, जो दादी माँ की इंगेजमेंट की थी। अल्लाह, कैसी बेवफा पुत्री है ये। अल्लाह अकबर। दादी माँ को जब दादा अबू ने जुमेरा बीच पे प्रपोज किया होगा कि विल यू मैरी मी, ऑन हिज नीज, जब उसने दादी माँ को प्रपोज किया होगा, तो वो जो अंगूठी थी, वो दादी माँ ने मरते समय पुत्री होती थी। और पुत्री जो है वो बिल्कुल फारिग थी, दादी माँ की अंगूठी बेच के खा गई। तोबा तोबा, ये तो इनहेरिटेंस था, ये तो मुफ्ता था। इसको कैसे करेंगे? हम बताएंगे। लेकिन विल्ला का मुझे चार्जेबल गेन आप लोग बताएंगे अभी। जल्दी जल्दी, विल्ला का चार्जेबल गेन, जल्दी जल्दी करो। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? तो एक बच्चा भाग गया है। 5400 है। और ये कितना बचेगा? 69600 विच इज नेट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? कितनी चीजें ढूंढनी है अब? ओरिजिनल प्राइस यानी, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज, ओ माय गॉड, और लीगल फीस या इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है? कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? क्या आंसर आया चार्जेबल गेन का? सर माइनस में आ रहा है, तो बेटा चार्जेबल गेन माइनस में मतलब अलाउेबल। यहाँ तक कोई तो तकलीफ है? किसी को प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों दुखी तो नहीं है कोई? क्या बात। अब है तवज्जो की बात। अब पुत्री ने क्या किया? कितने की बेची नहीं? मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। डिस्पोजल प्रोसीड है इंगेजमेंट रिंग। बेवफा पोती, पुत्री बेवफा पोती है ये। अब अंग्रेजों में ये भी मसला है, हमें पता ही नहीं चला कि पोती है कि नवासी है। ग्रैंड मदर एंड बस। अब ये नानी की अंगूठी थी कि दादी की थी? अगर पाकिस्तान चल रहा होगा तो नानी की ही होगी, क्योंकि दादी की अंगूठी तो मिले हैं वैसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। नानी का ही केस ज्यादा चलता है यहाँ पे। ऑनलाइन में कुछ पंजाब से भी लोग हैं, उनके यहाँ क्या हालात हैं हमें बताइएगा अलग से। ठीक है, वैसे कराची में तो यही है कि नानी की ही अंगूठी मिलनी है, दादी की तो मिलने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जो अब मसला ये है कि पुत्री जो है उसको ये फ्री में मिली थी, फोकट में। देखो, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज भी नहीं है रिंग में। ये कोई कोहिनूर की रिंग थोड़ी थी, उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंस हुआ कि अंग्रेजों ने कटवा दिया, कोहिनूर दो हिस्से करा दिए, एक हिस्सा म्यूजियम में और एक हिस्सा आंटी के ताज में लगा हुआ है। ये है, ठीक है, यही है। एक हिस्सा म्यूजियम में है और एक हिस्सा आंटी के ताज में, जो ऊपर जो वो लगा हुआ है ना, वो कोहिनूर है, जो इंडिया से गया था, जिसको किसने डिस्कवर किया था? तो उसका नाम बताएं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहले, यानी हिस्ट्री जो है वो यहीं तक जा रही है कि सबसे पहले जो एक्वायर किया था वो खिलजी ने किया था। ठीक है, खैर किसी जंग में जीता था उन्होंने, और उसके बाद से पूरी हिस्ट्री, इससे पहले की हिस्ट्री कोहिनूर की मौजूद नहीं है। अब तवज्जो, अब यहाँ मसला है, सर कॉस्ट कितने है? हाजा मुफ्ता। दादी लुड़की मिल गई या नानी लुड़की मिल गई, इनहेरिटेंस सच्ची की कॉस्ट तो है नहीं ना। तो यहाँ पे एक रूल लिखेंगे आप कि विरासत की चीज, विरासत बोले तो इनहेरिटेंस आइटम, जब भी कोई इनहेरिट आइटम मिलेगा तो यहाँ लेंगे प्रोबेट वैल्यू। क्या लेंगे हमेशा? प्रोबेट वैल्यू इज गोना बी द कॉस्ट। और प्रोबेट वैल्यू क्या होती है पता है? आसान आसान भाषा, आसान भाषा में, जिस दिन दादी लुड़की थी ना, उस दिन की मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ मौत। अल्लाह अकबर। और सर ये कहाँ से लाएंगे बेटा? क्वेश्चन में होगी, लिखी हुई है क्या? किधर है, किधर है? मौत टैक्स जिस दिन पुत्री ने बेची उस दिन की भी मार्केट वैल्यू गिवन होगी, और जिस दिन दादी लुढ़की उस दिन की भी मार्केट वैल्यू गिवन होगी। तो कौन सी लेगा? जिस दिन दादी ने आंखें बंद की, जिस दिन दादी की सांस रुकी, जिस दिन दादी का वो जो मीटर था उस पे जो हार्ट बीट थी वो अप डाउन के बाद फ्लैट लाइन हो गई, जिस दिन दादी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दिन की लोगे मार्केट वैल्यू। हाँ, दादी जिंदा है तो फिर विरासत कहाँ से लाएगा तू? चल, वो फिर आईएसटी चला जाएगा। कितना बचा बेटा? अल्लाह अल्लाह, दैट्स कॉल्ड चार्जेबल गेन, हैज अ allowable loss, and that one is, तो फाइनल आंसर नेट चार्जेबल गेन इज, सर ये तो एनुअल एग्जाम्पशन से हो जाएगा जीरो, तो आंसर जीरो आएगा। बेटा तवज्जो, पूछा गया, ये बॉक्स में जीरो लिखेगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्या आंसर लिखना है?
अब लेकिन समझाने के लिए, अगर एनुअल एग्जामिशन होती, अगर ये हमसे पूछता कि क्या निकालो, तो इसका टैक्सेबल गेन माइनस में आता ना। अरे 800 में 3000 माइनस करेगा तो जीरो आएगा कैसे? क्योंकि सर आप ही ने पढ़ाया है, पर्सनल अलाउंस हो या कोई भी एग्जामिशन हो, नॉर्मली आंसर माइनस में आ सकता। लेकिन इसका आंसर 800 है, हाँ? इसका आंसर जीरो नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? नेट चार्जेबल गेन। इस क्वेश्चन में कोई दुख दर्द? क्या बात, माशाल्लाह। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, तो इसका मतलब क्वेश्चन 4 क्या है आपका? होमवर्क। टॉम एंड जेरी होमवर्क है, गीगी और जैन में करवा रहा हूँ, ठीक है? ये लॉसेस हैं इसके अंदर, तवज्जो से देखना, 1 मिनट में ये हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो, इसको देख लो पहले। कौन से कितने टेक्सचर का डेटा है? मैं पहले गीगी खेलूंगा, गीगी बाजी, गीगी भाई, ठीक है, गीगी माँ। तवज्जो। चार्जेबल गेन कितना है बेटा? और एक एसिड से गेन हुआ, दूसरे एसिड से लॉस हुआ, नेट कितना आया प्यारे बच्चों? नेट चार्जेबल गेन कितना आया? ओए होए खलास, बस हो गया। कौन सा टेक्सचर था? फिर क्या आया गीगी बाजी के लिए? कौन सा टैक्स ईयर आया? 24-25। चार्जेबल गेन कितना है? 20,800। गीगी बाजी अलाउेबल लॉस कितना है? ओए होए क्या आंसर आया? वैसे ही बताओ। अब रिक्वायरमेंट में क्या पूछा था? टैक्सेबल गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नेट चार्जेबल गेन में क्या माइनस करते हैं? ये कितना था वैसे? क्या हम पहले क्या माइनस करते हैं? एनुअल कितनी थी? ओए होए, और फिर मैंने क्या लिखा था? लॉस, कैपिटल लॉस। क्या ब्रॉड फॉरवर्ड को लॉस दिया हुआ था? क्या आंसर आ गया? ये 3000 होने के बावजूद भी जीरो क्यों आया? क्योंकि लॉस रिस्ट्रिक्ट हुआ, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव में आंसर ले सकते नहीं है। एनुअल एग्जामिशन कितनी आई यहाँ पे भी? कोई पिछले साल का लॉस है, कैपिटल लॉस, पिछले साल से कोई लॉस, पिछले साल तो सर जीरो था ना, कोई लॉस थोड़ी था। क्या आया? टैक्सेबल गेन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सीजीटी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सर ये तो बहुत आसान है, तो है ऐसा, लेकिन ये लेंदी है। लेंदी तो टेक्स्ट में हर चीज है ना, शॉर्ट किया है टेक्स्ट में। लेकिन ऐसा होगा कि अभी जैसे जैसे आप सीजीटी पढ़ते जाओगे ना, आपके दिमाग से आईएसटी मिटता जाएगा। जी, डेट स्टेट एग्जाम होता है, डेट स्टेट की डेफिनेशन हम आईएसटी में पढ़ेंगे, ये गिफ्ट है। बाकी इनहेरिटेंस अगर होगा ना नाइम, तो हम उसको प्रोबेट वैल्यू पे ही लेंगे। डेट स्टेट एक अलग चीज है जो आईएसटी में हम पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? इसमें गीगी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब जरा एक सेकंड रुक जाओ, एक साथ देख लो फिर लिख लेना। जयीन, क्या सीन है? चार्जेबल गेन कितना है बेटा? देखो ऑनलाइन वालों, देखो अलाउेबल लॉस कितना था? आंसर किसमें आ गया? ये क्या आया? क्या आया? अलाउेबल। सबको नजर आ रहा है? लॉस है तो एनुअल एग्जामिशन माइनस, ये लॉस को क्या करेंगे? टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये कौन सा साल था? 23-24 था ना, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सर एनुअल एग्जामिशन क्यों नहीं ली? बेटा लॉस आ जाए तो एनुअल एग्जामिशन नहीं लेते, क्योंकि एनुअल एग्जामिशन प्लस को माइनस और माइनस को बढ़ा नहीं सकता। क्या बोला है? ये क्या बोल दिया? आसान करते हैं। लॉस जो है आ गया है, एनुअल एग्जामिशन गेन को माइनस में नहीं ले जा सकती और लॉस को बढ़ा भी नहीं सकती, यानी लॉस आ जाए तो एनुअल एग्जामिशन खत्म। गेन हो तब एनुअल एग्जामिशन माइनस होती है, लेकिन कितनी? कि उस गेन को जीरो कर सकती है, नेगेटिव में ला सकती। अब ये कितना लॉस आ गया है? अगला साल का डेटा है, कितना है बेटा देखना? 6000 था, 2200 था, कितना आंसर आ रहे हैं? 4000, 8800। तवज्जो, पहले एनुअल एग्जाम देखो, ये सीक्वेंस को जिसने ब्रेक किया ना उसके मार्क्स ब्रेक हो जाएंगे। पहले क्या माइनस करना है? फिर, तो पहले मैं क्या माइनस करूंगा? एनुअल एग्जामिशन माइनस करके कितना आया? फिर मेरे पास दूसरे नंबर पे कैपिटल लॉस कितना आया पिछले साल से? ओए होए, लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, तो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है वैसे बताओ? लॉस की वजह से जो आंसर बचेगा वो होगा टू बी कैरी फॉरवर्ड टू कौन सा साल? एनुअल एग्जामिशन कभी भी नेगेटिव फिगर नहीं ला सकती, लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉस तो इस साल जितना एडजस्ट हुआ हुआ। आपको याद है हमने ट्रेडिंग लॉस पढ़ा था? आपको याद है हमने प्रॉपर्टी में लॉस पढ़ा था? प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट हो के जो बच जाता था वो क्या हो जाता था? अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता था। हमने ट्रेडिंग लॉस जब जस्ट कैरी फॉरवर्ड अप्लाई किया था तो क्या करते थे? एडजस्ट किया, जितना बचा उसको क्या करते थे? तो यही तो काम है। एनुअल एग्जामिशन ऑनलाइन वालों नेगेटिव फिगर अराइज नहीं करेगी। लॉस जितना एडजस्ट हो जाए, बाकी बचेला कुचेला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक खत्म किया है क्वेश्चन 4। ये मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ।